Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है 21 जून। तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज होगी कि प्रेप कैसे करें। अब रीस्टार्ट करना है, चीजों को कैसे मैनेज करें। जिन बच्चों के 600 के आसपास थे उनको अलग डर लग रहा होगा कि अब पेपर थोड़ा सा मुश्किल आएगा, टफ आएगा, तो कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी सलाह दे सकता हूँ। वो सलाह ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से प्रेप का बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज इस तरह का सवाल अगर गलत हो गया तो इसके ऊपर 40 सवाल कर लो। ठीक है, तो अलग अलग तरह की सलाह देते हुए लोग मिलेंगे कि इस तरह के 40 सवाल कर लो, या किसी और टाइप का सवाल गलत हो गया तो उस तरह के सवाल बनाओ। जबकि मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना नहीं है, इसके ऑपोजिट मानना है कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक ही प्रोफाइल के 4 सवाल ना करें। लेट्स सपोज ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। मुझे पता है dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 आता है और इसका 2x आएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ। तो अब मैं वापस से अगर इसको और इस सवाल को, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। आप शायद मतलब समझे होंगे मेरा। तो आपको सेम प्रोफाइल का सवाल रिपीट नहीं करना है। दूसरी बात, आप अपने बैठें और आप मार्क करें कि आपका क्या क्या टॉपिक आपका वीक रह गया है। जो जो टॉपिक आपका वीक रह गया है उस पर काम करें। ठीक है, अपनी रेस्पेक्टिव कोचिंग में जाएं, अपने सर से बात करें कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, आप प्लीज इसको पढ़ा दो। उसमें आपको क्या वीक है, आपको क्या दिक्कत आती है, वो बात पूछें, ना कि सिर्फ समझा दो। समझा दो से कभी काम नहीं चलता। आपको क्या बात दिक्कत कर रही है, आपका सवाल क्यों नहीं बनता, आप जब सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें कहाँ फंसते हैं आप, ये बातें आप अपने सर लोगों से पूछेंगे तो शायद आपको ज्यादा हेल्प होगी। तो ये एक मैंने एक आपको तरीका बताया, ये आप फॉलो करेंगे तो आपको 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिख जाएगा। और बाकी आप जो भी रिस्पेक्टिव कोचिंग से उनके टेस्ट दें, एक के, दो के, तीन के, जितने के भी दे पाए, तो वहां से आपको नए सवालों की प्रैक्टिस होती रहेगी। और अपने कॉन्सेप्ट्स को पे काम करें, क्योंकि अगर अच्छा पेपर बनता है तो वो थोड़ा सा बस घुमा के बात को पूछेगा, और कुछ नहीं है। खैर, ये आज जो मैं 30 सवाल डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे अगेन एनसीईआरटी बेस्ड है। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। एक भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। एनसीईआरटी की मैंने लाइंस उठा के अपने आप से मैंने मोल्ड करके उनको सवालों में कन्वर्ट किया है। जैसे पहला आप देखें, पहला सवाल है कि ये आप जानते ही होंगे, ये ऐसे रखा हुआ है बच्चे। ठीक है, ये एम मास है तो ये एम जी ऐसे एक्ट करेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट कहता है एम जी एंड एन आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, जो कि गलत बात है। क्यों? एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है, न्यूटन थर्ड लॉ यानी कि, भैया पहली बात तो वो सेम नेचर के फोर्स होते हैं। कौन से नेचर के? सेम नेचर। ये तो कांटेक्ट फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? कांटेक्ट। और ये कौन सा है जी? ग्रेविटेशनल। तो दोनों का नेचर ही अलग अलग है, तो एक्शन रिएक्शन कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है नहीं है, तो सीधी सी बात है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अगला, एक्शन रिएक्शन पेयर रिप्रेजेंट कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि ये एम मास का ब्लॉक है, आपने इस पे एफ फोर्स लगाया। सुनते रहना मेरी बात को, आप जैसे जैसे सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो आपने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा कॉज है और ये तुम्हारा इफेक्ट है जो तुम्हें देखने को मिला। लेकिन अगर मैं एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करूं तो ये कोज एंड इफेक्ट नहीं है। कोज एंड इफेक्ट का मतलब कैसे है? मान लो कि ये है और ये ग्राउंड है। अगर इसको ऐसे आप मूव करा रहे हो वी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऐसे। और ये ग्राउंड पे कहाँ लगाएगा फ्रिक्शन? ऐसे। आप क्या इसको कोज मानेंगे और इसको इफेक्ट मानेंगे? ये तो एक्शन रिएक्शन पीरियड साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। फिर आप इसको कोज मानेंगे, इसको इफेक्ट मानेंगे, तो इस बात की कोई सेंस बन रही है? ये दोनों कोज एंड इफेक्ट नहीं होते। एक्शन रिएक्शन पेयर साइमल्टेनियसली जनरेट होते हैं। ठीक है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो कोज एंड इफेक्ट नहीं होता ये। क्या नहीं होता ये? कोज एंड इफेक्ट। अगर आप ऊपर वाले को कोज मानेंगे तो इसको इफेक्ट मानेंगे, पर अगर इसको कोज मानेंगे तो इसको इफेक्ट मानेंगे। कोई सेंस बन रहा है इस बात का? तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं? वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। उसका कोज एंड इफेक्ट का कोई एस कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? कि इसके होने की वजह से ये आया,
नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो दोनों साइमल्टेनियसली आए ना भाई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाला आप समझे कौन से वाला है जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है तुम्हें? एक स्टोन है ऑफ मास m, वो बांध दिया गया है m, टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल, कुछ इस तरीके की बात है, ये ऐसे, और ये आप ऐसे घुमा रहे हो इसको, समझ रहे हैं आप? वर्टिकल सर्कल के अंदर ऐसे घूम रहा है। तो आपसे पूछा गया, ये पढ़ो, द नेट फोर्स एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स आर, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड बताना है आपने। ये नेट फोर्स इधर ही है, तो नेट फोर्स अगर इधर के हिसाब से आंसर करना है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एम जी इधर एक्ट करेगा और टी इधर एक्ट करेगा। तो कितना है अगर मैं लोवेस्ट पोजीशन पे? एम जी माइनस टी। अगर मैं टॉप मोस्ट में, तो टी भी इधर है और एम जी भी इधर है, तो एम जी प्लस टी। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? अगर इसको मैं टी वन मान लूँ लोवेस्ट पे, और इसको मैं टेंशन टी टू मान लूँ, तो यहाँ तो ऐड होगा, और यहाँ क्या होगा? नीचे की बात करें, यहाँ टेंशन ऊपर है, तो नेट नेट क्या कह रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि एम जी माइनस टी वन, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स जब पॉजिटिव वर्क करता है ऑन द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीज। देख लेते हैं, अगर इस बॉडी को मैं ऊपर से छोड़ूं तो इस पे एमजी कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। अगर एमजी एक्ट नीचे करेगा, तो यानी कि पॉजिटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। हाइट घट रही है ना, हाइट घट रही है, एच डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगला पढ़ो, नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ये देखो, mg ऐसे है और आप ऊपर लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो आप इसको? ऊपर। तो आप ये mg नीचे एक्ट कर रहा है, आप चल ऊपर की तरफ रहे हैं, तो कितना एंगल बना? 180, यानी कि आप नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, और वो नेगेटिव वर्क किस में स्टोर्ड हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये बात एकदम सही है। और जो आपने ऊपर वाली बात का जवाब दिया वो इसी से ही दिया। किससे दिया? इसी से ही दिया कि ये पॉजिटिव हो रहा है, तो डेल्टा यू यानी कि डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? कहां से दिया आपने? इसी बात से जवाब दिया। इसका मतलब असर्शन करेक्ट है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 थोड़ा सा, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इस तरह का सवाल मैंने कल भी डिस्कस किया था, पिछले पेपर में भी अपन ने डिस्कस किया था। आप ध्यान से पढ़ो, ये क्या है ना, इस स्टेटमेंट को बच्चा सही बताता है, अब वो एक लाइन भूल जाता है। कैसे? ये आपसे कह रहा है कि आप सवाल पढ़ें, क्या इन एन इलास्टिक कॉलिजन, कैसा कॉलिजन है? इलास्टिक। मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी, यानी कि अगर ये दो बॉडी हैं तो सिंगल सिंगल की बात कर रहा है। मोमेंटम सिस्टम के ऊपर फोर्स जीरो होता है, तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होता है, ना कि ईच बॉडी, अकेली बॉडी का। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी भी ड्यूरिंग द कॉलिजन तो कंजर्व होती ही नहीं है इलास्टिक में। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हम क्या मानते हैं उसको? कंजर्व होती है मतलब, लेकिन ड्यूरिंग कॉलिजन नहीं होती। ये हमने कल भी बात डिस्कस की। तो इसमें ये घुमाने वाली बातें हैं यहां से, क्योंकि इस बार तो अब पूछा नहीं था, तो अगर वो यहां से स्टेटमेंट बनाएगा तो इलास्टिक कॉलिजन में आपको घुमाने की 110% कोशिश करेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हुआ, ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। अगला पढ़ो। अगला आपसे कह रहा है कि वर्क डन इन द मोशन ऑफ बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। कहां भैया? फ्रिक्शन पे आ जाओ। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में कहा लूप के अंदर वर्क कहां होगा? होता है ना, आप एक पेंसिल है, इस पेंसिल को यहां से घुमा के वापस ले आओ, तो वर्क डन कितना होगा? एफ इंटू टू पाई आर, नेगेटिव का। समझ रहे हैं आप? तो कहाँ जीरो कहाँ आया? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत, यानी कि दोनों क्या है? गलत। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं जी? कौन सा हो गया? 4 था, 5 पे चलते हैं। आप 5 को देखो।
5 को अगर आप देखो, इन एन इलास्टिक कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन का अब तक पूछा नहीं गया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है वो पिछले साल भी नहीं आया था, लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा, तो इस बार इलास्टिक कोलिजन का कुछ ना कुछ वो पूछेगा. इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स, इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी conserved during a short time of collision of balls when they are in contact. ठीक है, ये मैंने क्या सीधी एनसीईआरटी की लाइन उठाई थी, तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क है, ये मैं इसको शायद चेंज नहीं किया, तो आप इसको ऐसे कर लो. इसको अगर मैं सवाल में बदले तो कैसे बदलेंगे, इसको हटा दो, बस बन गया, दैट्स इट, तो स्टेटमेंट बन गया. The total kinetic energy conserved during the short time of collision of balls when they are in contact. They are in contact यानी कि during the collision की बात कर रहा है, क्योंकि हम जानते ही हैं during the collision kinetic energy conserve नहीं होती, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में. अब दूसरी मजेदार बात है, ये स्टेटमेंट आप, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर, देन द कॉलिजन विल बी इनइलास्टिक. नहीं, अब ये क्यों, उसका बात समझो आप. अगर ये दो बॉल है, ये आके टक्कर मारती है, तो वो कह रहा है कि इनका जो सेंटर का सेपरेशन है, जब ये कुल मिला के ऐसे हैं, इनके सेंटर के सेपरेशन के बीच में डिपेंड करता है, यानी कि सेपरेशन चेंज होगा. सेपरेशन चेंज होने का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर, अगर वो उस पर डिपेंड करता है, विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि ये चेंज होगा तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन चेंज होगा, यानी कि वो क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर. और अगर कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो इसका मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो कॉलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कॉलिजन, ना कि इन इलास्टिक कॉलिजन, ना कि इन इलास्टिक कॉलिजन. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, गलत. तो कुल मिला के यहाँ क्या होना चाहिए था, कब ये स्टेटमेंट सही होता, एनसीईआरटी में, ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, एनसीईआरटी में जो आप देखोगे तो यहाँ इलास्टिक लिखा हुआ है. वो क्यों, उसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया. क्यों, क्योंकि डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि वो जब सेंटर्स चेंज होगा, जब ये ऐसे टक्कर मार रहे होंगे, तो इस सेंटर के बीच का अगर सेपरेशन चेंज होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज होंगे विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज नहीं होगी. चेंज नहीं होगी तो कौन सा केस बनता है, कॉलिजन कौन सा होता है, इलास्टिक कॉलिजन. तो यहां अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऑप्शन आपका आ गया, ऑप्शन आया आपका अगेन सी. दोनों गलत है ना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं हम. 6 तुम्हें क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, बिल्कुल सही बात है. फॉर्मूला, अब ये देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इज लेस एक्यूरेट देन mgr. भाई ये तो तब के लिए है ना जब जी कांस्टेंट आपने मान लिया. एक्यूरेट तो ये है ना, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है. ये तो क्या है, अप्रोक्सीमेशन करके आया है ना, एग्जैक्ट तो यही है ना, तो ये मोर एक्यूरेट है. तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसने क्या कह रहा है कि ये वाला इज लेस एक्यूरेट, जबकि ये मोर एक्यूरेट है. तो इसका मतलब वन करेक्ट, सेकंड क्या है, रॉन्ग. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे जी, 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस. एस्केप स्पीड दे दी आपको इतनी, यानी कि ये आपको दे दिया, वीई दे दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अब आपसे क्या कह रहा है, एक बॉडी है, इज प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस दिस स्पीड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है जी √2gr, अगर आपको याद हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा, यू इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल. यू फाइनल तो क्या है, इंटरेक्शन जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको निकालनी है, यू इनिशियल कितना हो गया जी, हाफ इंटू एम, जो बॉडी आपने फेंकी, वी स्क्वायर, वी कितना दिया आपने, 3 गुना किसकी, एस्केप का. डन है. फिर आपने क्या किया, -g m मास ऑफ जो भी अर्थ है, अपॉन आर का स्क्वायर, अपॉन आर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो आर आएगा, विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर. तो एम तो काट ही दो, कट गया जी. यहाँ कितना आ जाएगा, 9
VE का स्क्वायर बाई 2 माइनस GM को क्या लिख सकते हैं हम, GR स्क्वायर अपॉन R विल बी इक्वल्स टू हाफ V फाइनल का स्क्वायर, ये कट गया। V को क्या लिख सकते हैं हम, √2GR, तो ये कितना आ जाएगा जी तुम्हारा 9VE यानी कि 9 इंटू 2GR/2 माइनस GR विल बी इक्वल्स टू V फाइनल का स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, 9GR में से GR गया तो कितना आ गया आपका 8GR इंटू 2 का अंडर रूट विल बी इक्वल्स टू V फाइनल का स्क्वायर। अब आपका क्या गिवन है, एस्केप स्पीड कितनी गिवन है 11.2, कितनी गिवन है 11.2, तो यहां से आपका ये कितना हो जाएगा √8 इंटू VE, क्योंकि 2GR को क्या लिख सकते हैं हम V फाइनल, ठीक है जी। तो इसको स्क्वायर आ गया, सो रूट यानी कि ये कितना आ गया तुम्हारा आ गया 2√2 इंटू VE यानी कि 11.2 VF। कैलकुलेशन है, अब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर किलोमीटर उसमें ही है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे √2 को कितना लिख सकते हैं 1.4 इंटू 2 यानी कि 2.8 इंटू 11.2, 11 तिया ये तुम्हारा आ जाएगा 11.2 इज इक्वल टू VF। तो 3 से कम है, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। अब तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, सेंट्रल फोर्स के बारे में। सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे एंड टुवर्ड्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। आप स्प्रिंग की बात कर लो, ये स्प्रिंग है एम मास का, आप इसको कैसे भी घुमा लो ये हमेशा फोर्स ऐसे एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही हमेशा लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, वो हमेशा क्या करेगा, जैसे ये अगर प्लस क्यू चार्ज है और आपने प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख दिया या आपने फिर इसको यहाँ रख दिया, तो ये हमेशा कैसे अवे या फिर टुवर्ड्स से फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है तो या तो अवे, अगर यहाँ मैं माइनस का साइन ले लूंगा नेगेटिव साइन ले लूंगा तो ये टुवर्ड्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर की तरफ आ जाएगा, तो इसलिए ये बात एकदम सही है। आगे देखें जी, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड इन अ प्लेन, तो एक प्लेन में कन्फाइंड रहेगा, क्या आप समझ रहे हैं, मतलब क्या, इसको यहां रख लो इसको यहां रख लो, ये प्लेन में आप कहीं भी रख सकते हैं इसके, ठीक है, तो वो एक प्लेन में ही कन्फाइंड रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है इन्फ्लुएंस, तो ये तुम्हारा सत्य बात है ये भी। चलो जी, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे करेक्ट। स्टेटमेंट 1 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 का। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ होलो spherical shell of uniform density and a point mass situated just ये m, तो इसको तो हम कैसे मानते हैं कि सारा मास यहाँ सिचुएटेड है, इस जस्ट एज द एंटायर मास, बिल्कुल सही बात है। फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल शेल ऑफ ए यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड, अब की बार कहाँ है पॉइंट मास इनसाइड, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो, तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है अंदर जीरो, तो एम पे क्या लगेगा फोर्स जीरो, समझ रहे हैं आप, तो ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चले जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा क्या है, ये एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पहले से ही बाय डिफॉल्ट, तो आपको यहाँ एक डेटा मिसिंग है, वो आपको वाई देगा कॉपर का, वाई देगा आपको आयरन Fe, यानी कि कॉपर का है होता है 110 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका देगा आपको 192 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन है। और आपसे क्या पूछा गया है, अब आप सवाल पढ़ो, अब आप सवाल इजीली बना पाओगे। ये कह रहा है द रिजिड बार मास 15 कितना 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि कुछ ऐसे बात है कि ये, ठीक है जी, ये रॉड है और इसका मास कितना है जी 15 kg, ये ऐसे है, दोज आर दोज एट ईच एंड आर कॉपर, यानी कि ये कॉपर है ये कॉपर है,
द मिडिल वन इज आयरन, ये Fe आयरन है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन, अगर टेंशन आपका सेम है, टेंशन क्या है आपका, सेम है, टेंशन सेम है तो सिग्मा आपका होता है, अगर आप देखो सिग्मा क्या लिखोगे आप, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन। सिग्मा मतलब स्ट्रेस, और ये क्या है स्ट्रेन, क्या है स्ट्रेस, और ये क्या है जी स्ट्रेन। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर टेंशन सेम है यानी कि टी बाई ए विल बी इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन बोले तो एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर ये सिमेट्रिकली रहना है यानी कि डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन क्या होगा सेम, अगर ये सिमेट्रिकली है तीन से, अगर वो सिमेट्री मेंटेन रहती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सेम है, यानी कि टेंशन क्या है सेम हो गया, एरिया किस पर डिपेंड करता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि वाई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बस यही सवाल छुपा हुआ है, यानी कि आर ऑफ देयर डायमीटर, यानी कि पहले कौन सा था आर ऑफ कॉपर अपॉन आर ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू वन वन सॉरी वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एफ यानी कि 190 अपॉन 110, कट गया। जब आप ये रूट में से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.31, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर एनसीईआरटी के सवाल है, क्योंकि पेपर कैसा भी है 2025 में भी मैं आपको अगर डेटा बताऊं तो एनसीईआरटी में से 7 से 8 सवाल रिपीटेड थे। ठीक है, बाकी पेपर तो था ही, कॉन्सेप्ट तो वहीं से ही थे, लेकिन 7 से 8 सवाल उन्होंने एनसीईआरटी बेस बनाए थे पूरे। खैर, और इस बार भी ऐसा ही करेगा, तो हमारा फोकस सारा रहेगा एनटीए, जितने भी सवाल इंटरेस्टेड रहता है पूछने में, कॉन्सेप्ट्स पूछने में, अपन सारी तरह से फोकस करेंगे उन सारी बातों पे। स्टेटमेंट 1 पढ़ो, मटेरियल विच स्ट्रेचेस टू अ लेसर एक्सटेंट फॉर अ गिवन लोड कंसिडर टू बी लेस इलास्टिक। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि हमारे दिमाग में क्या होता है, रबर है तो हम बचपन से एक चीज समझते हैं कि रबर ज्यादा मोर इलास्टिक होगा देन आयरन, लेकिन नहीं, उल्टा है। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा है, यानी कि किस में आपको खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो कम स्ट्रेच होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो मटेरियल विच स्ट्रेचेस टू लेसर एक्सटेंट दे आर मोर इलास्टिक, ये मैंने स्टेटमेंट खुद से चेंज किया लेस इलास्टिक, ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ ऐसा ही तो होता है, जबकि इसका उल्टा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हुआ बच्चे, गलत हुआ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मटेरियल जो कम स्ट्रेच होता है, ठीक है, वो ज्यादा इलास्टिक होता है। आगे पढ़ो, यंग्स मॉडुलस एंड द shear मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर द सॉलिड सिंस ओनली सॉलिड हैव लेंथ एंड शेप। बिल्कुल सही बात है, उन्हीं के लिए हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया जी मेरा, करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक वेव है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बिल्कुल सही बात है भैया, असल में वेव में क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी और मोमेंटम कह देते हैं हम। ठीक है, वही ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ कपलिंग थ्रू इलास्टिक फोर्स बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। और ये क्यों सही बात है, आप अगर रस्सी की बात करें तो रस्सी का ये शॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ये रस्सी ऐसे है, आपने इसको वेव बनाई, एनर्जी देनी शुरू करी, तो आप खुद सोचो ये बात, रस्सी का जो पार्टिकल है, रस्सी का जो पार्टिकल है ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो वो उसको ऊपर नीचे, एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है, कपलिंग के थ्रू ही तो हो रही है। एक पार्टिकल अगले पार्टिकल को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, खींचने की कोशिश कर रहा है, तभी तो वो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके अंदर बेटा, वेव के अंदर, वो इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है, कपलिंग के थ्रू। चाहे तुम्हारी आप एयर मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, अगर आप एयर की बात करो, साउंड की बात करो, तो वहां भी तो पार्टिकल के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब अगले वाले की बात करते हैं, हम 13 वाले की बात करते हैं। 13 वाला सवाल क्या कह रहा है, दो सितार हैं, स्ट्रिंग ए एंड बी प्लेइंग नोट गा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। दो सितार हैं ए और बी, दो सितार हैं ए और बी, ये हमेशा आर्ग्यूमेंट से होते हैं सवाल, तो इनको याद रखना हमेशा। प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज, यानी कि आपको कह दिया कि एफ ए माइनस एफ बी कितना है, 6 हर्ट्ज दे रहा है। ठीक है,
द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, टेंशन इन द ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, और ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 324, 324 है, तो यानी कि एफ बी कितना हो सकता है, या तो 330 हो सकता है या 318 हो सकता है, ये बी हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये और बी की बात पूछेगा ये। फिर ये क्या कह रहा है, अगर टेंशन क्या कर दिया आपने रिड्यूस्ड, अगर आप फॉर्मूला देखें तो एफ इज इक्वल्स टू वी बाई टू एल होता है ना, तो यानी कि 1/2L वी यानी कि रूट टी बाई म्यू, यानी कि टेंशन रिड्यूस करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये कह रहा है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ए की टेंशन अगर आपने रिड्यूस करी है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब इसकी ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस, यानी कि कम हो गई है। अब दूसरी बात ये कह रहा है आपसे कि आपने ये टेंशन रिड्यूस करी और द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू रिड्यूस, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी भी 3 हर्ट्ज होगी। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि मान लिया एफ बी इतना है, 330 है, अगर 324 ये वैल्यू डिक्रीज होगी यानी कि 322 होगी, तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो आप डिफरेंस क्या हो रहा है, पहले डिफरेंस कितना था 6 हर्ट्ज का, फिर डिफरेंस कितना हो गया तुम्हारा, बढ़ गया ना 8 हर्ट्ज, तो यहाँ तो डिफरेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी कि बीट बढ़ रही है, बीट घट तो, जबकि हमें बीट क्या कर रही है, कम करनी है। अगर आप इसको देखो, ये कितना हुआ 324, ये कितना आया 322, पहले बीट कितना था 6, अब बीट कितना बचा 4 हर्ट्ज, तो यानी कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 318 विल बी योर आंसर। समझ रहे हैं, ये सवाल आर्ग्यूमेंट से होते हैं, शायद आप करना सीखे होंगे। अब अगले वाला देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर। तो सीधी सी बात है, सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, यानी कि ये स्लोप, स्लोप जिसका ज्यादा उसका वाई ज्यादा, यानी कि स्लोप आपको देखने को किसका किसका आपको देखने को ज्यादा लग रहा है, स्लोप मेरे हिसाब से इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका स्लोप क्या है, कम। ये देखो ये थोड़ा ऐसे है ना, ये आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या होगी तुम्हारी, ज्यादा होगी, यानी कि ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्या कह रहा है, एक कॉर्क है, वो तालाब में जैसे एक कॉर्क आराम से फ्लोट कर रही है, आपने एक पत्थर डाल दिया तालाब के अंदर, तो वो जो कॉर्क है वो किधर मूव करेगी, समझ रहे हैं आप, वो किधर मूव करेगी, बाहर की तरफ या कैसे। तो सीधी सी बात है, जब आप पत्थर डालते हैं, क्या डालते हैं आप, पत्थर डालते हैं, तो जो कॉर्क है वो बाहर की तरफ मूव नहीं करेगी, जो पार्टिकल है वो, मोशन तो होती है पार्टिकल की वाटर के अंदर, लेकिन वो अप एंड डाउन होगी। कैसे होती है वो, अप एंड डाउन, वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं होती। इसलिए जो कॉर्क है वो कैसे मूव करेंगी, अप एंड डाउन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो आपको देखने को ही मिल रहा है कि ये दो दो फंक्शन है, दो एसएचएम है, उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको तो आप सिंगल फंक्शन लिख सकते हैं। कैसे लिख लेंगे आप इसको, ऐसे, अगर आप देखें ये क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, फेजर से जोड़ लो इसको, कॉस ओमेगा टी माइनस साइन, और ये हो जाएगा माइनस को, यानी कि साइन ओमेगा टी 1 इधर आ गया, साइन ओमेगा टी, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी ये भी 1 इधर आ गया, यानी कि √2। तो आप फंक्शन इजीली लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लो एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि ये तो क्या है, एसएचएम है। अब ये तो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, तो बचा कौन सा, खाली साइन क्यूब टी। साइन क्यूब टी पीरियोडिक तो फंक्शन है लेकिन एसएचएम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin³ x। तो अगर मैं साइन क्यूब क्यूब ओमेगा टी को लिखूं तो क्या आ जाएगा, 3 sin⍵t माइनस sin 3⍵t डिवाइड बाई 4, यानी कि ये 1 और 2, दो उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये तुम्हारा कैसा फंक्शन नहीं बनेगा, एसएचएम नहीं बनेगा। क्यों, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू -x नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा तो एसएचएम नहीं होगा, चाहे आप करके देख लें। डबल इसका डेरिवेटिव लेंगे जब आप, तो ये a प्रोपोर्शनल टू -x नहीं आने वाला, तो इसलिए क्या नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा, लेकिन क्या होगा,
पीरियोडिक होगा। क्लियर है? चलें जी, आगे चलते हैं। 16 हो गया, 17 की तरफ देखते हैं। 17 बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा फेमस सवाल है कि जो साउंड वेव है, स्पीड ऑफ साउंड वेव यानी कि गामा पी बाई रो, ये कौन सा है? लैपलेस करेक्शन। कौन सा करेक्शन है? लैपलेस करेक्शन। इसमें मैं और एक बात बता देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा? एडियाबैटिक प्रोसेस। लैपलेस करेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला था? सबसे पहले न्यूटन था और न्यूटन ने क्या बताया था? आइसो थर्मल प्रोसेस की जो ये जो साउंड है, ये जो ट्रैवल करती है, ये कौन सा फंक्शन बताया उसने? आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन लैपलास ने करेक्शन किया और क्या बताया? ये कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। तो उसने जो ये चेंज किया, उस चेंज के हिसाब से हमें जो रिजल्ट मिला वो मैच कर रहा था किससे? जो हमारा एक्सपेरिमेंटल हमने स्पीड निकाली थी। ठीक है, ये बातें, दो बातें भी याद रखनी है। लैपलास करेक्शन है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, न्यूटन ने कौन सा था? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये बात याद रखनी है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे वाली बात पे। मुद्दे वाली बात क्या है जी? कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है या प्रोपोर्शनल है? अब जनरली जो बच्चा टिक करता है ना, वो ये आंसर टिक करता है इसका। लेकिन ये ऐसा सीधा सीधा नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। समझ रहे हैं आप? यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेता हूं तो। ठीक है, यानी कि आपको वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा अगर आपको प्रेशर को बढ़ाना है तो। नॉर्मल सी बात सोचते हैं हम। अगर आप वॉल्यूम को घटा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होती है तुम्हारी? मास बाई वॉल्यूम। अगर हम सोचें तो डेंसिटी क्या होगी तुम्हारी? इंक्रीज। यानी कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगी? डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। या आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखें तो प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लेते हैं तो प्रेशर कैसे डिफाइन होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो वॉल पे टक्कर मार रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो उसके रेफरेंस में हम फिर प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो कॉलिजन, जो मतलब जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर आपको याद हो तो वहां से हम प्रेशर का जब डेरिवेशन निकालते हैं इनिशियली, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर हम मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी बात करें तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? जो कॉलिजन है वॉल के साथ वो बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलिजन अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ वहां आपको मॉलिक्यूल ज्यादा करने पड़ेंगे, यानी कि मास को आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक वो भी तरीका है प्रेशर बढ़ाने का। यानी कि गैस अंदर चैम्बर के अंदर आपने ऐड कर दी है गैस, तो प्रेशर बढ़ गया, तो उस केस में भी डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? अगर मास इंक्रीज करोगे तब भी डेंसिटी। तो असल में प्रेशर, जब आप कह रहे हो ना कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो आप, यानी कि वेलोसिटी क्या प्रेशर पर डिपेंड कर रही है? अगर आप मान लो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी तो इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, यानी कि ये जो रेशियो है वो रिमेन्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसके रेशियो ये इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के, क्योंकि पी भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो प्रेशर पे ये डिपेंड ही नहीं करता, ये क्या रहता है? इंडिपेंडेंट। तो डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है पी बाई रो, क्योंकि आप जानते हो पी बाई रो क्या होता है? आर टी बाई एम डब्ल्यू। तो ये दोनों तो कांस्टेंट, यानी कि वी प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। क्लियर? खैर, तो इसका आंसर ये नहीं होता, सी नहीं होता, इसका आंसर क्या होता है जी? ए होता है। खैर, अब मैच द कॉलम पे आ जाते हैं हम। कॉलम ए, कॉलम बी। आपको ये देखने से कौन सी वेव लग रही है? स्टेशनरी वेव। ठीक है, cos के एक्स साइन ओमेगा टी। ये वाला तो भैया किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये अनएक्सेप्टेबल फंक्शन है, क्योंकि y जो वेव का फंक्शन हमने लीनियर फंक्शन ही हमेशा एग्जिस्ट करता है, एक्स माइनस वी टी। रूट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर अगर आप साइन और ये कॉस, ये तो ट्रैवलिंग वेव का क्या है? दो ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन है। ठीक है जी, यानी कि ट्रैवलिंग वेव ही आएगी फाइनली। और ये तुम्हारा क्या है? दो अलग 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 स्टेशनरी वेव है, उनका क्या कर रहे हो आप? उनको ऐड कर रहे हो, उनका सुपरपोजिशन है, यानी कि सी। यानी कि पी का क्या है? बी। क्यू का क्या है तुम्हारा? डी। पी का, क्यू का डी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है।
देखो, अगर आप इसका एसीएम देखें, एसीएम तो एसीएम क्या हो जाएगा, एफ नेट कितना है सिस्टम के ऊपर, इसको आप सिस्टम मानो, एफ माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टोटल मास 2m, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसको आपको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूडो वूडो नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां मैं 2f कर देता तो ये सवाल बिल्कुल ही चेंज हो जाता और ये सवाल जेई की तरफ शिफ्ट हो जाता। लेकिन अपने नीट वाले उसमें सेंटर ऑफ मास का फ्रेम नहीं पढ़ाया जाता, उसके अंदर बैठ के हम सवाल सॉल्व नहीं करते, थोड़ा बचते हैं, उस तरह का सवाल आज तक आया भी नहीं है। तो इसलिए, बट ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी ने इतनी खूबसूरती से दिया है कि आपको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की जरूरत ना करनी पड़े, मतलब मदद ना लेनी पड़े। तो अब ये आपका सवाल सिंपल, आप नॉर्मली इसको कोई सूडो वूडो नहीं लगाना, नॉर्मल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो यहां से आप जब देखेंगे ये कितना जा रहा है, x1 मान लिया, ये कितना इधर जा रहा है, x2 मान लिया, तो यानी कि F इंटू एक्स वन फोर्स, F इंटू एक्स टू शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो वर्क है वो किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा, हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी, F x1 प्लस x2 हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर कट गया, और यही क्या है तुम्हारा x1 प्लस x2, मैक्सिमम एक्सटेंशन यही तो है, 2f/k, 2f/k, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हाँ, अगर यहाँ 2f हो जाता तो फिर ये थोड़ा अलग तरीके से, फिर इस पे सूडो भी लगाना पड़ता आपको, सूडो वाले फ्रेम में जाके, मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा होता। जैसे अगर ये 2f होता तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करता f/2m से, तो जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस सवाल को सॉल्व करते तो सेंटर ऑफ मास किधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर, कितना एक्सेलरेशन से, f/2m। तो अगर आप इस पे जाके बैठोगे तो फिर आपको सूडो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको हटाना पड़ेगा यहां से। मतलब कुल मिला के बात ये, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, सॉल्यूशन पर वो थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। खैर, अपन मेन बात पे आते हैं कि नीट में किस मुद्दे पे सवाल आ सकता है। तो ये एक सवाल बन सकता है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द पिस्टन इन द सिलेंडर, द पिस्टन इन द सिलेंडर, ठीक है, cylinder head of a locomotive has a stroke twice the amplitude of 1 meter। ठीक है जी, if the piston moves with a simple harmonic motion with angular velocity this, what is its maximum speed। 1 मीटर का क्या है, स्ट्रोक दिया है आपने। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना बना, एम्पलीट्यूड बना आपका 0.5, ये आ गया एम्पलीट्यूड। आपकी मैक्सिमम पूछिए, यानी कि ए इंटू ओमेगा, ये तो सवाल ही नहीं है कुछ भी, यानी कि इसका आधा कर दो 100। समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कह रहा है, सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन अ कैबिन फ्रीली फॉल, यानी कि जी इफेक्टिव कितना आ गया फ्री फॉल के अंदर, जीरो। अगर जीरो है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या आएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट, यानी कि फ्रीक्वेंसी आएगी तुम्हारी जीरो। क्यों, क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव अगर जीरो हो गया, टाइम पीरियड इनफाइनाइट आया, फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, फ्रीली कहाँ पूछी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बी ऑप्शन। अब 22 भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये तो पीरियोडिक बन ही नहीं रहा है मोशन। अब आप कंफ्यूज जो होंगे वो इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, लेकिन पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि सेम ग्राफ रिपीट करना चाहिए। अगर आप देखें, सेम रिपीट कर रहा है, सेम रिपीट कर रहा है, सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है, सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन है। अगर आप इधर आ जाएं, आगे आ जाएं, यहाँ देखो ग्राफ ही चेंज हो गया, यहाँ देखो फिर ग्राफ चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं है, और ये तो आपको दिख ही रहा है पीरियोडिक है, यानी कि बी विल बी द करेक्ट। यानी कि ग्राफ ही एक, हर टाइम इंटरवल के बाद सेम ग्राफ रिपीट होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, पीरियोडिक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए बॉडी डिस्क्राइब एसएचएम विद एम्पलीट्यूड कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितना है जी, 5 सेंटीमीटर। ए पीरियड, ये तुम्हारा पीरियड हो गया, टाइम पीरियड दे दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन एट 0 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन एट 0 सेंटीमीटर। तो 0 सेंटीमीटर पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 0 सेंटीमीटर का मतलब हुआ इधर, 5 सेंटीमीटर तो यहां तक बनेगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ऐसे भैया।
अब 0 सेंटीमीटर का मतलब किसकी बात कर रहा है? मीन पोजीशन पे तो एफ नेट क्या होता है? 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन होती तो फिर क्या हो जाता? ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए। खैर, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। 24 बड़ा ही लंबी चौड़ी सी लाइन है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आपने उसको क्या किया? उसने पुश किया टुवर्ड्स द सेंटर। चलो ये भी बात सही है, स्प्रिंग से आपने वो किया, आपने पुश किया एक्स नॉट, अगर आपने पुल्ड एक्स नॉट और सेंटर की तरफ आपने उसको पुश कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया उसको, पुशेस टुवर्ड्स एक्स नॉट खींचा विद ए वेलोसिटी किससे? वी नॉट, विद ए वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग ऑक्सीलेशन। डिटरमाइन द, तो आपको एक इक्वेशन याद है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि आपने एक्स नोट खींचा, आपने क्या खींचा? एक्स नोट खींचा और आपने उसको पुश कर दिया, यानी कि ये एमपी है, आपने इधर की तरफ पुश कर दिया उसको, कितनी? वी नॉट वेलोसिटी से। कितनी डिस्टेंस खींचा आपने? एक्स नॉट। एम्पलीट्यूड तो जो होगा होगा, तो मुझे एम्पलीट्यूड पता करना है, यानी कि ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? वी नॉट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, और वेलोसिटी टुवर्ड्स है, और वेलोसिटी नॉट इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी नॉट ले लो। ठीक है, चलो टुवर्ड्स है, तो आपको दोनों तरफ का स्क्वायर करना है, यानी कि वी नॉट का स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, यानी कि ए क्या आया? वी नॉट का स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, बस कुल मिला के गोलीबाजी करनी थी। सवाल ये था कि आपने स्प्रिंग है उसको खींचा, ये स्प्रिंग है, ये इसकी कहीं एमपी होगी, आपने इसको खींचा, खींचने के बाद यहाँ आ गया, आपने इसको ऊपर की तरफ वी नोट से पुश कर दिया, तो अब ये आपकी ईपी नहीं बनी, ईपी तो कहीं यहाँ होगी। अब समझ रहे हैं? ये कहीं मिड आ गया, तो मैंने ये रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि एक्स नॉट, यानी कि आपने ये एक्स नॉट खींचा, इसको पुश कर दिया। अब मैंने इस इक्वेशन के हिसाब से चीजें लिख ली। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। ये तो तुम्हें क्या करना है भाई, ये पाई बाई टू का फेज बन रहा है ना, पाई बाई टू का फेज है, तो जब रिजल्टेंट निकालोगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, 25 जमा 9 34 आंसर। ये तो हर बच्चे ने कर लिया होगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ हमने ये याद रखो, बड़ा फेमस है, ये एनसीईआरटी है टोटल। ये इसके लिए अपन क्लब कर लेते हैं कि अगर इसको आपने एक सिलेंडर को ऐसे डाला हुआ है किसके? वाटर के अंदर, और ये स्प्रिंग है, तो टाइम पीरियड जो होता है ना, होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के प्लस रो एल लिक्विड ए जी। अगर तुम्हारा स्प्रिंग नहीं है, अब इससे दोनों तरह के सवाल हो जाते हैं। अगर तुम्हारा स्प्रिंग नहीं है, इसको भूल जाओ, तो के को क्या कर दो? 0, तो आपका आंसर रो एल ए जी। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ये सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी बेस एरिया इतना, हाइट इतना, फ्लोट इन द लिक्विड, डेंसिटी इतना, कॉर्क is depressed slightly then release। ठीक है जी। द कॉर्क ऑक्सीलेट अप लिक्विड। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी तो दे रखी होगी ना, रो किसकी डेंसिटी? अरे रो इसकी भी तो दे रखी होगी इसने, कहाँ दे दिया? डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है ऑफ बेस ऑफ एरिया इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। अच्छा, इसकी डेंसिटी रो मान लो यार। ठीक है, ये क्या आधी चीजें छोड़ देता है, डेंसिटी रो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा T इज इक्वल टू, यहाँ तो K 0 है जी, स्प्रिंग नहीं है, सिंपल खाला खाली, सॉरी, ये सिलेंड्रिकल जो पीस था, यही आप इसको हल्का सा आपने नीचे की तरफ पुश कर दिया, ऐसे नीचे की तरफ पुश कर दिया, ये नीचे की तरफ पुश कर दिया, फिर ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चे तुम्हारा? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई रो एल ए जी। अब मास को क्या लिख सकते हैं हम? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम? एरिया इंटू लेंथ कितनी है इसकी? h। हाइट कितनी है इसकी? h, ये दे रखा है h, हाइट h है सिलेंडर की, यानी कि डिवाइड बाई, तो आपका जो आंसर आया t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट रो ए एच अपॉन रो एल ए जी, कट गया, यानी कि रो एच अपॉन रो जी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, आप ध्यान से देखो। आपसे ये कहना चाह रहा है ये सवाल कि ये इसमें डिफरेंस था, इसने कुछ डिफरेंस बना लिया और ये ऐसे रोक रखा है, ठीक है। फिर आपने ये वाला जो मेंटेन्ड बिटवीन टू कॉलम व्हेन द सक्शन पंप इज रिमूव्ड, यानी कि इसको जब मैंने रिमूव कर दिया, क्या किया मैंने, इसको ऐसे रिमूव कर दिया तो जो पानी है वो फ्लो करेगा क्यों, क्योंकि ये वाला जो इतना हिस्सा है ये यहाँ फोर्स लगाएगा तो इसको, तो यानी कि ये ऐसे तुम्हारा एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं इस बात को कैसे करता हूँ, मैं इसको अलग तरीके से सवाल को सॉल्व करता हूँ। कैसे, अब ये ऐसे है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इसको थोड़ा सा नीचे पुश करता हूं तो ये कितना आ गया तुम्हारा, इतना नीचे आ गया मान लो। समझ रहे हैं आप? अरे हाँ है ना। ये एच मैंने हाइट नीचे पुश कर दिया तो ये एच हाइट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा उतना ही। सेम है, अगर ये एच हाइट ऊपर, ये एच है, तो टोटल कितना चला गया है, 2h। तो अब सिनेरियो जो बन रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यानी कि ये ऐसे, यानी कि ये हाइट कितनी होगी, 2h। यानी कि अब अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूं, ए और बी, ध्यान से देखना, इन ए और बी पॉइंट की बात करूं तो यहाँ प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो कॉलम है, ये है जो लिक्विड का वेट है, ये बाकी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा नीचे वाले पे। नीचे जो लिक्विड ऐसे है, ऐसे जो लिक्विड भरा हुआ है, इस पे क्या लगाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, पहले प्रेशर तो देख ले, यहाँ पे प्रेशर कितना है। तो प्रेशर कैसे आएगा, पीबी कैसे हो जाएगा जी, पी एटीएम प्लस रो लिक्विड इंटू जी इंटू 2h। और पी ए पे कितना है जी, पी एटीएम। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस बन रहा है, पी ए सॉरी पी बी माइनस पी ए, तो कितना बना जी, एटमॉस्फेरिक तो कट जाएगा, रो एल इंटू जी इंटू 2h। समझ रहे हैं आप? तो कितना प्रेशर का डिफरेंस कितना आया तुम्हारा, प्रेशर का डिफरेंस कितना आया यहाँ, इस इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आया कितना, इतना। यानी कि ये इतना फोर्स कहाँ लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा, यहाँ पे इसको नीचे पुश करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, डेल्टा पी, सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू एरिया, डेल्टा पी इंटू एरिया, एरिया मतलब ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी, विच इज इक्वल्स टू एम में। तो डेल्टा पी कितना आ गया तुम्हारा, रो एल इंटू जी इंटू 2h इंटू ए विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा जी तुम्हारा, ये मास आ गया जी तुम्हारा। डन है, मास। अब यहाँ मास में क्या है, एक चीज है जो आपको परेशान करेगी, किसमें, मास वाले सेक्शन में। वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, जो ये मास वाला सेक्शन आया इसमें, अगर ये जो, पहले आप ये समझें, जो लिक्विड है जो फोर्स लगा रहा है, तो ये लिक्विड तो सारा ही फ्लो करेगा ना। यानी कि ये जो मास होगा ये तो मुझे टोटल उसका लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, ये टोटल टोटल मास लिखना पड़ेगा। यानी कि टोटल मास, इसीलिए इसने टोटल लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम कितनी दे रखी है, कैपिटल। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ इनटू ए। यानी कि अब जो ए हुआ तुम्हारा कितना है, रो एल से तो रो एल गया, एरिया से तुम्हारा एरिया गया, ठीक है। तो वो तुम्हारा कितना आ गया, 2g/l इंटू एच। यानी कि एक्सेलरेशन आप कंपेयर करोगे ओमेगा स्क्वायर एक्स से, यानी कि एच पे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, एक तरह से जब आपने इसको ऊपर की तरफ नीचे इसको पुश किया, यानी कि ये ऊपर गया, तो अब ये क्या करेगा, ऐसे चम करेगा नीचे, ये यही तो शो कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि एस एच एम करेगा। यानी कि ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा, 2g/l, यानी कि ओमेगा अंडर रूट 2g/l। एक बार ओमेगा आ गया फिर तो आप आंसर, टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, सिंपल। यानी कि आप, मोटी मोटी बात ये है, इतना मत्था मारने की, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया है। बाकी
जैसे ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये वाला आप इनके रिजल्ट याद रखें, और ये याद रखें जो एल है, ये एल टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ मतलब ये एल है जिसमें पानी भरा हुआ है, सॉरी पानी कह रहा, मरकरी भरा हुआ है, जो भी है। सो एल बाई 2G। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी जी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है आपसे, बड़ा अच्छा और बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है कि लेक है तुम्हारा, ये बबल है, ये ऊपर तक पहुंचा है ऐसे। ठीक है, नीचे से शुरू किया इसने, कहां से, 40 मीटर नीचे से। डन है, कहां से शुरू किया इसने, 40 मीटर नीचे से। और ये कहां पहुंचा तुम्हारा, सरफेस पे पहुंचा बबल। कहां पहुंचा, सरफेस के ऊपर। तो बात ये है भैया कि ये पूछ रहा है आपसे, एक बार सवाल पढ़ते हैं। एन एयर बबल of volume 1 centimeter cube rise from bottom of lake 40 meter deep at a temperature 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when it reaches the surface, which is at temperature 35 डिग्री सेल्सियस? यानी कि यहाँ कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, नीचे कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से जब ये बबल ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो ये कितना ग्रो हो जाएगा? तो हम यहाँ गैस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हम नीचे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर नीचे होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट बोले तो 10⁵ प्लस 10 रो जी एच, यानी कि 10 इंटू कितना, 40, यानी कि हो जाएगा 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात ये है, बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है कि ठीक है सर, आप अगर देखो तो आप पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, म्यू आर टी। म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये यानी कि पीवी बाई टी तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर म्यू। ये तो कांस्टेंट ही है, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल तो फिक्स ही है भैया, यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि पीवी बाई टी क्या रहने वाला है सर, कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, समझ में आता है। लेकिन सर प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर कहाँ से लेके आएंगे? चलो वॉल्यूम और टेम्परेचर का तो पता है, चलो ठीक है, पर अंदर वाला प्रेशर कहाँ से लेके आएंगे? देखो भैया बात ये है, लॉजिक समझो आप। लॉजिक ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो ऐसे लग रहा होगा, कितना, जो कि इतना लग रहा होगा। लेकिन जो अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, किस में होगा ये, इक्विलिब्रियम में। क्यों इक्विलिब्रियम में होगा? वो इसलिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में ना होता, मान लो अंदर का प्रेशर कम होता, बाहर का ज्यादा, तो ये क्या हो जाता, कोलैप्स कर जाता। अगर अंदर का ज्यादा होता और बाहर का कम होता है तो रैपिडली इंक्रीज करता, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में होने की वजह से हम यहाँ ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जितना प्रेशर इस पे यहाँ इस मोमेंट पे बाहर से लग रहा होगा उतना ही प्रेशर किसका होगा, अंदर वाली एयर का, अंदर वाली एयर का। यानी कि नीचे प्रेशर इतना, ऊपर जब जाएगा तो प्रेशर कितना होगा, खाली एटमॉस्फेरिक। तो इसका मतलब इसको सीधा सॉल्व किया जा सकता है। पी, यहाँ पे वॉल्यूम आपको पता ही है कितना है, ये आपको गिवन ही है बच्चे। तो आप जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आप जब लिखेंगे तो नीचे के लिए लिख लो 5 × 10⁻⁵ बच्चे 5, ऐसे ही लिखेंगे ना, 5 × 10⁻⁵ इंटू वॉल्यूम बोले तो 10⁻⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, अपॉन 285। यहाँ का टेम्परेचर कितना है जी नीचे का, कहाँ गया भैया, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला 12, तो 285। वी आपको निकालना ही है, इंटू 10⁻⁵, ऊपर जाके, और ऊपर टेम्परेचर भी कितना है तुम्हारा, 35 डिग्री। 273 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 308। जब आप फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो वी आता है आपका 5 × 308/285 × 10⁻⁻6। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 30 क्या कह रहा है आपसे, पढ़ो एक बार सवाल। एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एटम? कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 253। ठीक है जी, तो वो टेम्परेचर निकालना है, यानी कि वी आर एम एस की बात करें तो कितना होता है,
ये होता है आपका 3 RT/MW, यानी कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू T/MW। 3R तो कांस्टेंट ही है, यानी कि ये तुम्हारा, अगर मैं कुल मिला के बात ये कहूँ कि T ऑफ आर्गन अपॉन MW ऑफ आर्गन विल बी इक्वल्स टू T ऑफ हीलियम अपॉन MW ऑफ हीलियम। तो आर्गन कितना है जी? 253। आपको ऑलरेडी पता नहीं, नहीं आर्गन का तो निकालना है। टी आर्गन विल बी इक्वल्स टू, हीलियम का दे रखा है 253 इंटू MW कितना है जी? 40। 39.9 मतलब 40 मान लो, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर दो। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू से यू तो कट ही जाएगा। सो 4 10 जा, यानी कि 2530 केल्विन विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।